वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में। हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में जो आपकी सेकंड बुक है भारतीय राजनीति की, उस पर उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने मणिपुर के बारे में पढ़ लिया, ट्रावनकोर के बारे में पढ़ लिया और भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। आज हम पढ़ेंगे दो और बहुत ही महत्वपूर्ण रियासतों के भारत में विलय के बारे में, यानी कि कश्मीर और हैदराबाद, जो कि उतने ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि कश्मीर और हैदराबाद जितने इम्पोर्टेंट हैं उतने ही वो सिर्फ इस राजनीति की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं थे, वो धन संपदा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, वो हमारे देश के बहुत बड़े भाग थे। बाकी जो रियासतें थी वो शायद इतनी बड़ी नहीं थी जितने की कश्मीर और साथ ही साथ हैदराबाद था, जिसमें से कश्मीर तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कश्मीर हमारा टेरिटोरियल एरिया भी है। तो आज शुरू करते हैं हम, कश्मीर का भारत में विलय कैसे हुआ। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो एक माउंटबेटन प्रस्ताव आया था। माउंटबेटन का जिसको हम प्रस्ताव या प्रपोजल कहते हैं, उस प्रस्ताव में क्या कहा गया था? उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि भारत की आजादी किस शर्त पर होगी? भारत की आजादी द्विराष्ट्र सिद्धांत पर की जाएगी। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो ना अंग्रेजों ने दिया था ना कांग्रेस ने दिया था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो ये आपके इस चैप्टर में है, तो आपको जरा ध्यान रखना है ये छोटी छोटी चीजें कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत देने के साथ साथ माउंटबेटन ने इसमें अपनी भी कुछ बातें जोड़ी थी। बातें ये जोड़ी थी कि दो राष्ट्र तो खैर होंगे ही, और उसके साथ साथ जो रजवाड़े हैं वो अपनी ही कॉन्शियस से ये निर्णय कर सकते हैं कि उनको पाकिस्तान में जाना है या भारत में रहना है या स्वतंत्र होना है। तो ये जो निर्णय था कि उनको करना क्या है, ये रजवाड़ों पर खुद पर छोड़ दिया गया, और यही वजह रही कि भारत में इन रजवाड़ों के विलय के लिए भारत सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो बहुत ज्यादा मशक्कत हुई थी कश्मीर के विलय के लिए। कश्मीर में उस समय डोगरा वंश के राजा थे। डोगरा वंश के राजा हरि सिंह, डोगरा वंश के राजा हरि सिंह उस समय कश्मीर का शासन संभाल रहे थे, और कश्मीर की अधिकांश जनता थी मुस्लिम और शासक थे हिंदू। तो ये कुछ कुछ वैसी सिचुएशन थी जैसे जूनागढ़ में थी। जब हमने जूनागढ़ डिस्कस किया था तो इस बात को मेंशन किया था मैंने आपको कि जूनागढ़ में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसीलिए दिखाया कि जैसे ही भारत ये कहे कि जूनागढ़ में अधिकांश जनसंख्या हिंदू है और राजा मुस्लिम, इसलिए इसको यहाँ रहना चाहिए, तो वैसे ही पाकिस्तान भी कश्मीर का मुद्दा वहां उठा सकता था कि वहां जनता मुस्लिम है और राजा हिंदू। तो ये कुछ चीजें बहुत डिप्लोमेटिक हो जाती है, कई बार ये चीजें बहुत ज्यादा राजनीति को कठिन बना देती है, बहुत ज्यादा जटिल बना देती है। और इन जटिलताओं का सामना कैसे किया यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब राजा हरि सिंह जो थे वो हिंदू थे और अधिकांश जनता जो यहाँ की थी वो मुस्लिम थी, ठीक है। तो पहले राजा हरि सिंह ने क्या निर्णय किया? राजा का निर्णय क्या था? राजा का निर्णय था कि ना तो भाई हमें पाकिस्तान में जाना है, ना हमें भारत में शामिल होना है, स्वतंत्र रहने का था। यानी राजा हरि सिंह ने कह दिया कि भाई ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे ना हम भारत में जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो 26 अक्टूबर तक राजा हरि सिंह ने ये बात कह दी। लेकिन 26 अक्टूबर से पहले क्या हुआ? पाकिस्तान ने जैसे ही राजा ने ये निर्णय किया और इधर से बातचीत चल ही रही थी कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते और उनसे मिलते, उसी समय पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में अपने सैनिक कश्मीर में भेज दिए। पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में अपने सैनिक कश्मीर में भेज दिए।
अब ये यहाँ से एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है। इससे पहले राजा हरि सिंह कह रहे थे कि भाई हमें स्वतंत्र रहना है। भारत सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि बात की जाए, और भी रजवाड़ों के मुद्दे चल ही रहे थे, तो एक बार उस मुद्दे को होल्ड पर रखा गया था। लेकिन तभी पाकिस्तान ने क्या किया, अपने सैनिक जो है कबायलियों के भेष में कश्मीर में भेज दिए, और फिर राजा ने क्या किया, राजा ने भारत से मदद मांगी, भारत से मदद मांगी, क्योंकि उस समय इतनी फौज नहीं थी उनकी, इतना धन भी नहीं था। तो राजा ने जब भारत से मदद मांगी तो सरदार पटेल ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा। सरदार पटेल ने कहा कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, ऐसे तो हम आपकी कैसे हेल्प करें, आप दूसरे देश हो, हम दूसरे देश हैं। ऐसे में सरदार पटेल ने कहा कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे, जैसे ही आप हमारे राज्य बन जाएंगे हम आपकी मदद कर देंगे। तो ये राजा हरि सिंह को भी ठीक लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब आप समझ रहे हैं ये घटना किस तरह से हुई। इसमें कॉन्सेंट नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी थी, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की चालबाजियां थी, जिसकी वजह से राजा हरि सिंह ने क्या किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, राजा का ये निर्णय था कि वो स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जैसे ही वो स्वतंत्र है वैसे ही कबायलियों के भेष में अपने सैनिक वहां भेज दिए। तो राजा ने भारत से मदद मांगी, तो सरदार पटेल ने कहा कि हम आपको ऐसे मदद नहीं कर सकते, क्योंकि भारत शुरू से ही पंचशील के सिद्धांतों का पालन करता है, जिसमें वो किसी भी देश के, किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो ऐसे में भारत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आप हमारे राज्य बन जाते हैं तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे, क्योंकि फिर आप हमारे देश का हिस्सा होंगे। तो उन्होंने, सरदार पटेल ने कहा कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए पहले। तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, और फिर बाद में अगले ही दिन यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन ने भी सहमति दे दी। माउंटबेटन ने भी सहमति दे दी। अब जब सब कुछ इतने शांतिपूर्वक हो ही गया, तो फिर ये कश्मीर मुद्दा और भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये तो एकदम सिंपल सी घटनाएं हैं। जहां पहले स्वतंत्र रहने की इच्छा थी, पाकिस्तान ने जैसे ही आक्रमण किया, मदद मांगी, तो हमने कहा कि भाई आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कीजिए। उन्होंने बिना कुछ कहे और 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया, और माउंटबेटन ने भी 27 तारीख को यानी अगले ही दिन इस पर सहमति दे दी। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर इतनी तलखी बनी हुई है। इसके रीजंस जो है वो अब आपको उसी में पता चलेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो वाली नीति को पालन किया होगा, क्योंकि वो जाते जाते भी इसी का ही पालन कर गए। जैसे ही माउंटबेटन ने सहमति दी, वैसे ही माउंटबेटन ने हरि सिंह को एक पत्र लिखा। हरि सिंह को पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा, पत्र में ये लिखा कि आप जो भारत में विलय की बात कर रहे हैं, विलय से हम सहमत हैं। आपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है, हम विलय से सहमत हैं। एक बार आप इस परेशानी से बाहर आ रही है, एक बार आप इस मुश्किल घड़ी से निपटिए। ये जो मुश्किल घड़ी आई हुई है
मुश्किल घड़ी से बाहर निकलकर मुश्किल घड़ी से बाहर निकलकर जब आप आएंगे तो उस समय जन भावनाओं को का पता लगाकर जन भावनाओं का पता लगाकर विलय प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब देखिए माउंटबेटन ने जो बात कही है वो क्या सोच समझ के कही होगी कि आप आपके इस विलय से हम सहमत है, विलय से सहमत भी हो गए और फिर इस मुश्किल घड़ी से अभी बाहर निकलिए, फिर हम क्या करेंगे जन भावनाओं का पता लगाकर और विलय प्रक्रिया पूरी होगी। इसके कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये संदेश गया कि वहां पर जो है जनमत संग्रह किया जाना था। जनमत संग्रह की बात पाकिस्तान ने उठाई। जनमत संग्रह क्या होता है? देखिए जनमत संग्रह का अर्थ होता है जनता से ये राय लेना कि आप ये चाहते हो या नहीं हो। लेकिन उस समय भारत के पास ना तो इतने साधन थे कि वो जनमत संग्रह करवाए जाते और कहीं ना कहीं ये कम्युनिज्म का मुद्दा तो बन ही गया था, कम्युनलाइजेशन तो इसका हो ही रहा था क्योंकि भारत पाकिस्तान बने ही हिंदू मुस्लिम के आधार पर थे। तो ऐसे में वहां मुस्लिम बहुसंख्यक जनसंख्या थी, तो बहुत से ऐसे रीजंस रहे कि वहां पर उस समय जनमत संग्रह नहीं कराया गया। पाकिस्तान जनमत संग्रह पर अड़ा रहा, तो अगर पाकिस्तान जनमत संग्रह पर अड़ा रहा और भारत ने नहीं करवाया तो गाहे बगाहे ये मुद्दा जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, यूएनओ में चला गया और यूएनओ में जाने के बाद से ही इस मुद्दे पर आज तक लटका हुआ पड़ा है। वो जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था उसको आज भी पीओके के नाम से जाना जाता है, ना वहाँ पाकिस्तान का अधिकार है ना भारत का ही वहां आना जाना हो पाता है। यद्यपि वो भारत का ही हिस्सा है लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से पाकिस्तान वहां पर भारत को अपना हिस्सा लेने नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजें, ये सब जिसको डिस्प्यूट्स कहते हैं वो डिस्प्यूट वहीं से शुरू है। ये डिस्प्यूट्स क्यों हुए? ये डिस्प्यूट्स बहुत छोटी सी गलत फहमियों के कारण होते हैं। डोगरा वंश के राजा हरि सिंह थे जिन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि भाई हमें तो स्वतंत्र रहना है, हमें तो किसी देश में नहीं जाना, लेकिन ये चीज पाकिस्तान को हजम नहीं हुई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कबाइलियों के वेश में अपने सैनिक कश्मीर में भेज दिए और ये होने के बाद राजा हरि सिंह ने क्या किया, भारत से मदद मांगी। तो सरदार पटेल ने सीधे शब्दों में ये कहा कि हम आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब आप हमारे राज्य बन जाते हो, विलय कर लेते हो। तो जब हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर ही दिए थे, जब ये विलय पत्र असाइन हो ही गया था, उसके बावजूद भी लॉर्ड माउंटबेटन ने सहमति देने के बावजूद भी सीधा सीधा एक पत्र लिखा और पत्र में ये कहा कि विलय से तो हम सहमत हैं लेकिन पहले आप इस घड़ी से बाहर निकलिए और उसके बाद में जन भावनाओं का पता लगाकर ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये जन भावनाओं को पाकिस्तान हमेशा से ही जनमत संग्रह की मांग पर अड़ा रहकर और उसी की दुहाई देता रहता है और यही वजह है कि आज भी यूएनओ में ये मुद्दा अटका हुआ पड़ा है कि कश्मीर का भारत में विलय सही था या नहीं। हालांकि हमारे दृष्टि से देखें तो हमने कश्मीर के विलय के लिए कोई गलत प्रक्रिया नहीं अपनाई थी। ये राजा हरि सिंह थे जिन्होंने अपने सहमति से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे, तो किसी भी तरीके से ये प्रक्रिया तो गलत थी नहीं और लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद इसके लिए सहमति दी थी। लेकिन आज तक ये मुद्दा अटका हुआ पड़ा है और भारत और पाकिस्तान दोनों के गले की फांस बना हुआ पड़ा है। कश्मीर के बाद अब बात करते हैं भारत के उस रजवाड़े के भारत में विलय के बारे में जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपकी बुक में भी बहुत इंपॉर्टेंटली दिया हुआ है, और वो है हैदराबाद। हैदराबाद वो शहर नहीं है जिसको हम नाम से जानते हैं। हैदराबाद एक पूरा राज्य है। हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, उस प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम हिस्से में हैदराबाद की अवस्थिति है एक पूरे राज्य के रूप में। तो ये जो हैदराबाद राज्य है, हम इसका विलय भारत में कैसे किया गया इसके बारे में अब बात करेंगे। हैदराबाद जो है वो निजामों का शहर कहलाता है। निजाम, वहां पर निजाम शाही थी। निजाम शाही ठीक वैसे ही जैसे बादशाह होते हैं तो वहां पर निजाम शाही थी और वहां के जो निजाम थे, निजाम उस्मान मिर्जा, कहीं उस्मान खान भी लिखा हुआ है,
उस्मान मिर्जा भी लिखा हुआ है। तो निजाम शाही वहां पर थी, और निजाम शाही के साथ साथ वहां पर एक और समस्या थी। समस्या क्या थी? देखिए, हैदराबाद जो है वहां की बहुसंख्य जनता जो थी, बहुसंख्य जनता हिंदू, लगभग मान लीजिए 80% के करीब, और उसके अलावा मुस्लिम भी थे वहां पर, वो 20% के करीब थे। अब आप एक बात पर गौर करना बच्चों कि भारत में डाइवर्सिटी, भारत में इस तरह की लिंगुअल और साथ ही साथ कम्युनल, ये डाइवर्सिटी कितनी है, और इस डाइवर्सिटी के लिए टॉलरेंस कितनी है ना। कश्मीर में जहां बहुसंख्य जनता हिंदू, बहुसंख्य जनता मुस्लिम, वहां पर शासन हिंदू का। जूनागढ़ में जहां बहुसंख्य जनता हिंदू, वहां शासक मुस्लिम का। और जहां हैदराबाद में बहुसंख्य जनता हिंदू, वहां शासन मुस्लिम का। तो हम लोग ये हमेशा से ही टॉलरेट करते आए थे और हमें कोई परेशानी नहीं थी। ये सारी परेशानियां शुरू हुई कब? जब द्विराष्ट्र सिद्धांत आया, उसके बाद ये एक लालच जगा कई सारे राज्यों में, एक लालच जगा कि हम अपना खुद का राज्य स्थापित कर लें, खुद का देश बना लें। और इसी लालच की वजह से भारत को शुरुआती इन सब परेशानियों से गुजरना पड़ा था। तो वहां की बहुसंख्य जनता थी हिंदू 80%। उसके अलावा जो हैदराबाद की फौज थी, हैदराबाद की जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, पैरामिलिट्री फोर्स जो थी उसका नाम था रजाकार। ये आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि रजाकार कौन थे। रजाकार हैदराबाद की पैरामिलिट्री फोर्स थी जो इसमें मुस्लिम सैनिकों की भर्ती ज्यादा की गई थी। अब इन रजाकारों का जो मुखिया था, यानी कि हैदराबाद के जो सेनापति थे कासिम रिजवी, वो कभी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद भारत संघ में मिल जाए। वो भारत विरोधी थे और वो जिन्ना का साथ देना चाहते थे, लेकिन स्वतंत्र राज्य की तरह। देखो, वो जिन्ना का साथ देना चाह रहा है, मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाह रहा है, लेकिन जिन्ना के साथ नहीं जाना चाह रहा, मतलब पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाह रहा। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी। अब मिलिट्री फोर्स भी है उनके पास, ठीक है, रजाकार भी है। तो उसने क्या किया, सेनापति ने एक तो सबसे पहले वहां के जो निजाम थे उनको, निजाम को भड़काया, निजाम को भारत विरोधी बनाया। साथ ही साथ जो उदारवादी प्रधानमंत्री थे, उदारवादी प्रधानमंत्री को हटाकर कट्टर व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जो उसी के जैसी सोच रखता हो, ठीक है ना। तो उदारवादी प्रधानमंत्री को हटाकर कट्टर व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। और साथ ही साथ एक काम और क्या किया कि जो रजाकार थे, रजाकारों को भड़काया, रजाकारों को भड़काकर हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए। रजाकारों को भड़काकर हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए। अब आप समझते हैं कि वो कितनी नीच हरकत पर उतरा होगा कि उसने सबसे पहले तो निजाम को भारत विरोधी बनाया, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या किया, उसने उदारवादी प्रधानमंत्री को हटाया और उसकी जगह किसी कट्टर व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, और रजाकारों को भड़काकर हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए, ताकि वहां की जो माहौल है उसको पूरा बिगाड़ा जा सके। लेकिन हुआ क्या पता है, प्रॉब्लम क्यों हुई? जब उन्होंने जिन्ना से पूछा, जब जिन्ना से ये पूछा गया कि अगर हम इस तरह करते हैं, या अगर भारत आक्रमण करे, अगर भारत आक्रमण करे
तो क्या आप साथ देंगे? लेकिन जिन्ना ने साफ शब्दों में मना कर दिया। अब जिन्ना ने मना क्यों किया? जिन्ना के मना करने का कारण आप समझ सकते हैं कि उस समय कश्मीर वाला मुद्दा भी चल रहा था, उस समय जूनागढ़ वाला मुद्दा भी चल रहा था, उस समय मणिपुर वाला भी कहीं ना कहीं उस चीज को क्रॉस तो कर ही रहा था। दूसरा, पाकिस्तान का एक हिस्सा पूर्व में, एक पश्चिम में, तो वो चीजें सब मोहम्मद अली जिन्ना को भी परेशान कर रही थी। तो ऐसे में जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना ने दो टूक मना कर दिया। जिन्ना ने दो टूक शब्दों में मना कर दिया कि भाई अगर भारत आप पर आक्रमण करता है, आप अपनी देखो, हम नहीं आपकी मदद कर पाएंगे। सीधे सीधे शब्दों में जिन्ना ने मना कर दिया कि मैं नहीं मदद कर पाऊंगा। तो ऐसे में अब वो घबरा गए, और घबराने के साथ साथ अब नवाब के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अब हम क्या करेंगे। और इस तरफ से जिन्ना के मना करने के तुरंत बाद ही सरदार पटेल ने हिंदू नागरिकों की गुहार पर भारतीय पुलिस बल वहां भेज दिया। भारतीय पुलिस बल हैदराबाद भेज दिया, और निजाम को वहां से भागना पड़ा। और बाद में निजाम ने क्या किया? निजाम ने माफी मांगी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। विलय पत्र पर सितंबर 1948 में हस्ताक्षर कर दिए। तो ये कहानी हैदराबाद की है। किस तरह से हैदराबाद के हमें भारत में विलय करने में मुश्किलें आई सामने, बिल्कुल आनी थी। हैदराबाद एक बड़ा राज्य है जो कि भारत के साउथ में था। अगर ऐसे में ये यहाँ का हिस्सा पूरा अलग होने की कोशिश करता तो भारत चारों तरफ तो इंडिया की टेरिटरी, तो ऐसे में ये भारत की साख पर बट्टा होता। उस्मान मिर्जा उस समय हैदराबाद के जो थे निजाम थे, वहां निजामशाही थी। ये जो आप देख रहे हैं ये रजाकारों का सीन है। बहुसंख्यक जनसंख्या वहां की हिंदू थी, लगभग 80% के करीब हिंदू जनसंख्या थी। और हैदराबाद की जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उसको रजाकार कहा जाता था, उसका नाम था रजाकार। तो निजाम को भारत विरोधी बना दिया। जो रजाकारों का हेड था उन्होंने निजाम को भारत विरोधी बना दिया। साथ ही साथ उदारवादी प्रधानमंत्री को हटाकर किसी कट्टर व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, और रजाकारों को भड़काकर हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू करवा दिए। बहुत गलत करवाया। और जैसे जैसे एट्रोसिटीज, जैसे जैसे हिंदुओं पर अत्याचार होते गए, उन्होंने फिर भारत सरकार से मदद मांगी। जब भारत सरकार से उन्होंने मदद मांगी तो इस तरफ उन्होंने भी जिन्ना से पूछा। जिन्ना से साफ शब्दों में पूछा गया कि अगर भारत आक्रमण करे तो क्या आप साथ देंगे, आप हमारी मदद करेंगे? लेकिन जिन्ना ने क्या किया? दो टूक शब्दों में मना कर दिया और साफ कह दिया कि हम आपकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। सरदार पटेल ने फिर क्या किया? हिंदू नागरिकों की गुहार पर भारतीय जो पुलिस बल है उसको वहां भेजा, ताकि जो दंगाई है उन पर कब्जा किया, उनको कंट्रोल किया जा सके। और फिर निजाम ने भी क्या किया? माफी मांगकर और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और इस प्रकार हैदराबाद जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था वो भी भारत का हिस्सा बन गया। तो ये हमने देखा कि किस तरह से भारत के हिस्से बने, किस तरह से राज्यों को, रजवाड़ों को भारत में शामिल किया गया। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।
हमने रजवाड़ों के विलय का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक आपके और बचा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ। देखो, जब सारी चीजें मिला तो ली अपने साथ, लेकिन अब किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को राज्यों का संघ बनाया गया है, ठीक है ना। तो अब राज्यों का संघ बनने के लिए राज्यों को अलग से पुनर्गठित करना पड़ेगा। वो कहानी वो किस प्रकार से है, किस क्या क्या उसके लिए स्टेप्स लिए गए, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।